ये क्या चीज़ है हमारा पाकपटन, ये क्या घर है हमारे पाकपटन की हवेली थी। हाँ, बहुत बड़ा घर था, बड़े कमरे थे। फिर वो एक उनका चबूतरा कोई था बाहर, उसको बहुत याद करते थे। अच्छा। कि हमारी माँ जो थी चबूतरे पे बैठती थी, सारे लोग आते थे, बातें करते थे, सबकी जो समस्याएं थी वो सुनती थी। जब मेरे माता पिता वहाँ से चल के आ रहे थे, वो 8 महीने का था। ठीक है। उसको पानी नहीं मिला, उसको डायरिया हो गया, तो ही डाइड देयर एंड देन ऑन द वे। तो वो त्रासदी जो हमारे परिवार ने तो झेली, सारी जिंदगी का मेरी माँ की आंखों में हमेशा दर्द था, तड़प थी। फिर उसके बाद हम बेटियों ने जन्म लिया, हमें उन्होंने बेटों की तरह ही पाला। बेटा फिर लास्ट में जाके 6 बहनें हुई हैं। अच्छा। तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि वो माँ के अंदर क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वो एक शनील का सूट पहना हुआ था, वो फिर फट गया, फिर उसको उन्होंने गांठ मारी। वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं। बिल्कुल। कि एक महिला के लिए कपड़े की कितनी वैल्यू होती है, उस टाइम वो कैसे चल रही होंगी। बच्चा उनके हाथ में था, फिर 8 महीने का था, फिर उसको मतलब इतने बड़े खर्चे थे, खाना नहीं मिल रहा था और भूख के कारण वो बच्चा गया। तो ये जो दर्द है, ये मैं सोचती हूँ कि हर एक को महसूस करना चाहिए। देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, पंजाबी हो, कोई भी कास्ट से हो, जिन्होंने 47 झेला है। झेला, यस। तो उनको इससे कनेक्ट होना चाहिए और उनको इस मेमोरीज को याद रखना चाहिए कि कितना मुश्किल है। आगे आने वाली पीढ़ियां कभी भी इस दंश को ना झेलें, कहीं कोई बंटवारा ना हो, परिवार में ना हो, समाज में ना हो, देश में ना हो। एक लाइफ मिली है, सब मिलके जिए, तरक्की करें, उन्नति करें। ये एक अश्विनी जी का भी सपना था और मैं उनके सपने को साथ लेके चल रही हूँ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। नमस्कार जी, मैं हूं आज पंजाब केसरी के उस ऑफिस में जहां से हिंदुस्तान भर को हिंदुस्तान की खबरें जाती हैं। और ख़बरें रिकॉर्ड करने नहीं आया हूं, मैं आया हूं उस परिवार की उस बेटी के साथ जिन्होंने विस्थापन को झेला है। हम अगस्त महीने में आए थे, ये सारी दुनिया जानती है, हमारे व्यूअर्स जानते हैं, वो सारे परिवार जानते हैं कि ये जो अगस्त का महीना था, ये हमारे लिए एक काला महीना था, काला अध्याय था। और उसी अध्याय के कुछ सफ़े, कुछ पन्ने हम लोग आजकल पलट रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और उन्हीं सफ़ों में से एक अध्याय आज किरण जी के साथ। किरण जी नमस्कार। नमस्कार जी। किरण जी, ये तो हम सब भी जानते हैं और हमारे देखने वाले कि आप पंजाब केसरी को रन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएं तो पहले माता पिता जी को याद कीजिए। उनके नाम जानना चाहूँगा और उनका पीछे वाला कौन सा शहर था वो वाला जानना। बिल्कुल। पहले तो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर दूं जी कि मैंने नहीं झेला, मेरे माता पिता ने, जी, मेरे परिवार ने बिल्कुल झेला। और वो समझो मैंने ही झेला जी, क्योंकि उनकी ज़बान में हमेशा वही बातें रहती थी। और जब तक वो जीवित रहे, उनको मैं सोचती थी कि उन यादों के साथ ही वो जीवित रहते थे। तो वो लगता है कि वो हमारे सामने ऐसी वो रील बनाते थे। आजकल तो आप रील देख रहे हो ना, तो वो हमारे सामने वैसी रील बनाते थे, हमें लगता था हमने झेला है। तो आप कह सकते हो कि मैंने झेला, हमारे परिवार ने झेला। तो वही मैं जानना चाह रहा था कि आपके माता पिता जी पीछे कहाँ से? मेरे माता पिता जी पाकपटन से थे। जी, दोनों ही? दोनों। अच्छा, और दोनों के नाम? पाकपटन से दोनों के नाम? मेरे फादर का नाम, मेरे पिताजी का नाम पंडित विष्णुदत्त त्रिखा थे। अच्छा। हाँ जी। मैं ब्राह्मण परिवार से ठीक है। और मेरी माँ का नाम पूर्णिमा देवी था। ठीक है। तो वो अपने आप में एक पूरन बिल्कुल थी। और मेरे पिताजी, मेरे फादर एक लॉयर थे, बहुत पढ़े लिखे थे और इकलौते बेटे थे। ठीक है। और बहुत ज़मीन थी वहाँ पे। और उनसे जो मैंने समझा है कि उनको बहुत अटैचमेंट थी वहाँ से, और बहुत ज़मीन थी उनकी वहाँ पे। अच्छा। वो बड़ी शान से बताते थे अपनी स्टोरीज़ की हमारी 32 किले ज़मीन थी। हमें उस समय मालूम ही नहीं होता था 32 किले क्या है। हाँ। पर बहुत खुशी से बताते थे और अल्टीमेटली जब बताते थे तो उनकी आंखों में दर्द भी आता था। उस ज़मीन से बिछड़ने का, उस घर से बिछड़ने का,
उस शहर से बिछड़ने का, उन साथियों से बिछड़ने का दर्द जो था उनकी बातों में था, उनकी आंखों में झलकता था। और मेरी माँ भी बताती थी, क्योंकि उन्होंने तो इतना देखा, क्योंकि वहाँ से चल कर आए थे। उन्होंने ट्रेन को कटते देखा, उन्होंने कई लड़कियों का रेप भी होते देखा, कईयों की इज्जत लूटते देखी, कईयों को भूख से तड़पते देखा, किसी को सुसाइड करते देखा। मतलब वो जो बातें हमें सुनाती थी ना, आज भी गूज़बम्प होते हैं, रोए कांप जाती है हमारे कि ऐसा हुआ। और उन लोगों में हुआ जो आपस में प्यार से रहते थे, जिनमें कोई अंतर नहीं था, कोई जाति पाति नहीं थी, कुछ नहीं था, फर्क नहीं था, बहुत प्यार था जो उन्होंने हमें सुनाया। तो वो जो उनके अंदर एक यादें थी, एक खुशी वाली भी यादें थी कि हमने बहुत अच्छा टाइम, जो भी बात होती थी, हमारे पाक पटन तो ये होता, हमारे पाक पटन का खाना, हमारे पाक पटन में ये होता था। मतलब कोई बात होती थी, कंपैरिजन, मतलब हर बात में, हर कोई भी हंसी खुशी माहौल, कोई गमी का माहौल, पाक पटन पहले आता था। कभी बताते थे कि, या आपने कभी पूछा था कि कैसा था घर हमारा, कितने कमरे थे, कैसा नक्शा था, कैसा? यस, बहुत बार पूछा। वो कहते थे, हर बात को कहते थे ये क्या चीज़ है, हमारा पाक पटन, ये क्या घर है, हमारे पाक पटन की हवेली थी। बहुत बड़ा घर था, बड़े कमरे थे। फिर वो एक उनका चबूतरा कोई था बाहर, उसको बहुत याद करते थे। अच्छा, कि हमारी माँ जो थी चबूतरे पे बैठती थी, सारे लोग आते थे, बातें करते थे, सबकी जो समस्याएं थी वो सुनती थी। ऐसे भी वो बहुत सी बातें जो मतलब हम रिलेट कर सकते हैं कि आज की जो जनरेशन या हम लोग हैं, वो उनकी बातें जो थी ना, जो पुराने लोगों की बातें कुछ और ही थी, सही बात है। और वो खाने की बात करते थे तो लगता था कि हम खा रहे हैं, वो बात करते थे तो लगता था हमारे सामने घूम रही थी। ऐसे ही मतलब वो बातें सुनाते थे हर बात पे, हमारा पाक पटन, हमारे। यही नहीं, ये तो मेरे माता पिता की बात है। मेरे ससुराल की बात करो तो मेरी मदर इन लॉ, अच्छा, हमारे लाहौर, हाँ, लाहौर दा की कहना, लाहौर में ये होता था। मतलब मैंने दोनों तरह से जो बातें सुनी है, क्योंकि दोनों का ही वहाँ से कनेक्शन था, दोनों तरह से हम लगता है कि हम जिए, हम थे, हमें अभी ऐसे लगता है कि हम भी थे, उस समय को हमने देखा है, पर देखा नहीं, उनकी आंखों से। और आपके ससुरालियों की तो यहाँ एक कहावत भी बड़ी मशहूर थी, जिस लाहौर नहीं वेख्या उस जम्मे ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल आपने प्ले भी देखा होगा, हाँ, असगर साहब का। हाँ, जिन्हें लाहौर नहीं देखा उन्हें कुछ नहीं देखा। और वाकई अभी भी नहीं रीसा साढ़े लाहौर दी, हमेशा कहते थे। और पहरावा, खाना, अभी भी मैं बहुत से लोगों से मिलती हूँ जो वहाँ से कनेक्टेड होते हैं, जाना चाहते हैं, गए हैं, वो अभी भी लाहौर की बातें करते हैं। बड़ा दुख होता है कि क्यों हुआ ऐसा, होना नहीं चाहिए था। मैम, याद कीजिए पहली बार जब कानों में ये लफ्ज़ आया था बंटवारा, तब समझ थी, या कैसे उस पल को आपने जिया होगा कि अच्छा ऐसा था? एक बच्चे को जब पता चलता है कि हम तो यहाँ के थे ही नहीं, हम तो वहाँ से आए थे, तो वो जो बंटवारा शब्द सुनने पे आपके दिल की जो फीलिंग्स थी तब कैसी थी? देखो, जब हम छोटे होते से सुन रहे थे, हमें समझ नहीं थी कि क्या होता है बंटवारा, या क्या है, वहाँ क्या था, यहाँ क्या था, हम तो अपनी दुनिया में मस्त होते। पर मेरी मायका है, उसका बहुत बड़ा नुकसान भी हो। हमारा सबसे बड़ा भाई था उस समय। अच्छा, जब मेरे माता पिता वहाँ से चल के आ रहे थे, वो 8 महीने का था। ठीक है। उसको पानी नहीं मिला, उसको डायरिया हो गया, तो ही डाइड देयर एंड देन ऑन द वे। तो वो त्रासदी जो हमारे परिवार ने झेली, तो सारी जिंदगी का, मेरी माँ की आंखों में हमेशा दर्द था, तड़प थी। फिर उसके बाद हम बेटियों ने जन्म लिया, हमें उन्होंने बेटों की तरह ही पाला। बेटा फिर लास्ट में जाके, 6 बहनें हुई हैं। अच्छा, तो उसके बाद आप सोच सकते हो कि वो माँ के अंदर क्या गुजर रही होगी। बिल्कुल, क्योंकि आज तो ना बेटी बेटे में फ़र्क है। हाँ, और हमारे माता पिता ने भी कोई हमें फ़र्क से नहीं पाला। हमेशा कहते थे ये पंडित जी की बेटियाँ हैं। तो अब तो कहते थे कि
ये बेटियां के फादर पंडित जी हैं, ऐसे उनको गर्व भी हुआ हमारे पे। पर एक दर्द था, ऑफ कोर्स वो तो रहेगा। और एक तो भयानक मंजर देखे, ऊपर से अपना बच्चा खोया, तो आप सोच सकते हो कि वो दर्द उनके अंदर से कभी नहीं गया। और उसके बाद हर साल उन्हें वो दर्द कुरेदता होगा ना जब राखी आती होगी कि मेरी तियाँ, और हाँ वो जी, बिल्कुल बिल्कुल ना? बिल्कुल। और उनका नाम भी उन्होंने दीपक रखा था। ओह अच्छा। दीपक ही उनका बुझ गया था, तो बहुत दर्द था, परिवार में बहुत दर्द था कि बेटा अगर बड़ा होता तो होता ही है, सब बिल्कुल परिवार होता में है, बिल्कुल होता है। तो ये जब बंटवारा समझ में आया तब ये दास्तानें शुरू सुननी की थी, या कुरेदना शुरू किया था, या जैसे आपने बताया कि हम तो बचपन से ये सब सुनते आ रहे बचपन थे? से सुनते आ रहे थे। और जब हमें समझ आया, यू आर राइट, जब हम पढ़ने शुरू हो गए, हमारी बुक्स में भी कभी कभी आया, तब हमने रिलेट किया कि ओ ये तो हमारे मम्मी पापा तो शुरू से बोल रहे हैं। हाँ। तब उनसे फिर पूछा, वो पूछना और उनका बताने में बड़ा फर्क था। बड़ा फर्क, क्योंकि वो किताबी था। हाँ, वो किताबी था। फिर हमने उनसे, उन्होंने कहते हैं ना, अक्खां देखिया हाल, हड बित्या, हड बित्या, अक्खां देखिया हाल सुनाया। और वो उनका दर्द हमने जो महसूस किया, आपको उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। बिल्कुल मैं उनका मानता हूँ इस बहुत बात दर्द को। था। बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। उसके बाद जब उन्होंने कहा ना बंटवारा क्यों, एक इंसान को अपनी जगह बदलनी पड़े हाँ। तो बहुत मुश्किल होती है। तो उन्होंने तो ज़मीन, जायदाद, घर, साथी सब छूटे उनके। आप सही कह रहे हैं। कितना मुश्किल हुआ होगा। बिल्कुल। और उसके बाद अब मैंने रियलाइज़ किया, 20 सालों से मैं बुज़ुर्गों के लिए काम कर रही हूँ, और बुज़ुर्गों का मैंने देखा है कि जब उनको एक बिस्तर भी बदलना पड़े ना, तो बहुत मुश्किल होती है। तब उनका, मेरे माता पिता का दर्द और भी मुझे समझ आता है कि अरे वो तो जगह ही छोड़ के आ गए। अब हम भी इस स्टेज में है कि अगर हमें कोई कह दे कि अपना स्थान बदलो तो हम भी नहीं बदले। सही बात। तो इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईजी। और उन्होंने क्या कहते हैं कि उनका तो सब कुछ ही बदल गया, जीवन बदला, रहने सहने का तरीका बदला। और एक और बात, वहाँ वो राजाओं की तरह जीते थे। 32 किले ज़मीन बहुत बड़ी होती है, 32 एक एक बेटा। यहाँ आके उनको शरणार्थी बोलना शुरू हो गए लोग, वो और भी दर्द था। और जहाँ वो जाते थे और उनको रेफ्यूजी बोला जाता था, शरणार्थी, ये भी उनका दर्द था अंदर। और मेरे फादर ने नीलो खेड़ी आके कैंप लगाया। ये उन कैंप उन्होंने लगाया? हाँ जी, कैंप लगाया, कितना लोगों की हेल्प करी। वहाँ पंडित जी थे, अब तो वो नहीं रहे। जब मेरे हस्बैंड इलेक्शन लड़े तो वो मुझे मिले। उन्होंने बताया कि अरे बेटा, तेरे तो पिताजी ने बड़ी सेवा की हुई है यहाँ पे, कनाल में नीलोखड़ी जगह है, वहाँ लगा था। और फिर जो ये दर्द था ना, इससे बड़ा दर्द मैं समझती हूँ कि आज के बच्चों को समझना भी चाहिए कि ये जो आज़ादी मिली, ये जो बंटवारा हुआ, ये जो हम विभाजन विविधता मनाते हैं, अभी मना रहे, वो तो कई सालों से मना। उनके अंदर तो वो दर्द था, दर्द रो के उनके अंदर था कि हर पल को वो याद करते थे, हर पल को वो रोते थे, कुछ तो हमसे शेयर करते थे। अब हमें उनका दर्द समझ आता है, जब मैं बुज़ुर्गों को भी देखती हूँ, वो भी बहुत याद करते हैं। हर एक की एक अपनी कहानी है कि कैसे वो छोड़ के आए, कैसे वो, कईयों की लोगों ने, वहाँ जो लोग के थे वहाँ के, उन्होंने मदद की, कईयों की बिल्कुल नहीं मदद की। ये अलग अलग स्टोरीज है। बिल्कुल। आप तो देख रहे हो, लोगों से मिल रहे हो कि कईयों के साथी पड़ोसियों ने शुक्र किया कि जा रहे, इनका घर हमें मिला। हाँ। कई लोग इतने थे कि अपनी जान हथेली पे रख कर भी बचाया। आज वो अलग अलग पीड़ा है सब लोगों की। आपको याद आता हो कभी उन्होंने ये कहा हो कि एक बारी दोबारा होके आना है? बहुत बार। अच्छा। बहुत बार। और ये जो उनका सुना हुआ था, मेरे ससुराल से भी जो सुना था, मेरे हस्बैंड गए देखने, जब वाजपेयी जी गए थे बस में, जी, तो जी, मेरे जी। हस्बैंड गए थे हाँ। साथ। तो वो तो उन गलियों में लाहौर आए। अपनी प्रेस को देख के आए। हाँ। और मतलब उन्होंने वो तो नहीं वहाँ के पल्ले हुए थे हाँ, ना, वहाँ बिल्कुल, जन्मे नहीं थे ना मैं, क्योंकि उन्होंने सुना था तो उनको फील होता था ये मेरा घर, ये हमारी प्रेस, वो सारा देख के आए थे। हाँ, सब देख के आए थे। वो दादाजी के लाडले थे? दादाजी के लाडले थे, बहुत लाडले थे, बड़े पोते थे और बड़े लाडले थे। और चाहे मेरे माता पिता हों या मेरी सासू माँ थी, मेरे सबके मुँह से यही सुना कि लाहौर दियाँ गल्लां तो ओनली रीसा नहीं। और वो जाना चाहते थे, देखना चाहते थे। मेरे हस्बैंड ज़रूर गए, वो देख के आए सारा कुछ, और उन्होंने आके लिखा भी। और तो और मेरे ससुराल और मायके
दोनों तरफ फ्रीडम फाइटर रहे। ठीक है। और ये जो आप आज बंटवारे की बात कर रहे हो, मेरे कज़न है डॉक्टर चंद्र त्रिखा, उन्होंने तो सीरीज़ लिखी है और हमने अपनी पंजाब केसरी में प्रिंट की उसको। मैं बता नहीं सकती कहाँ कहाँ से लोगों ने हमें कनेक्ट किया, कांटेक्ट करने की कोशिश की, क्योंकि सब कनेक्टेड है। बिल्कुल। दर्द एक चीज़ ऐसी है जिनसे सबको कनेक्ट किया हुआ। बिल्कुल। तो बड़े तरह तरह से लोगों के फ़ोन आते थे कि हम भी अपनी स्टोरी बताना चाहते हैं, हम भी मिलना चाहते हैं। तो आई टोल्ड हिम कि आप भी प्लीज़ बुक लीजिए, बुक करिए, लोगों से मिलिए, क्योंकि वो कनेक्ट हो रहे थे एक दूसरे से। आपने जिस शख्स का नाम लिया है, जिस शख्सियत का नाम लिया है, उनके बारे में मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ। एक तो ये कि मैं ही डॉक्टर चंद्र त्रिखा साहब की वजह से यहाँ बैठा हूँ। अच्छा। मैं खुद कहाँ पहुँच सकता था आपके पास। उन्होंने मुझे कहा कि केशव तुम्हें जाना चाहिए इस परिवार के पास। और दूसरा, इन्हीं का वो प्लेटफॉर्म है जहाँ से वीकली डॉक्टर त्रिखा साहब का एक कॉलम निकलता है और जिसमें कभी कभार जब पार्टीशन का जिक्र आता है तब वो अपना दर्द उड़ेल देते हैं, क्योंकि वो भी पाकपट्टन से हैं। हाँ, तीसरी बात, कभी कभार इस ना चीज़ का जिक्र उनके कॉलम में होता है और मोहब्बत से भरा हुआ होता है कि केशव नाम का भी एक शख्स है जो ऐसी दास्तानें रिकॉर्ड कर रहा है। तो मैं आज इसी परिवार में बैठा हूँ जिस परिवार ने समाज को बहुत कुछ दिया है। और इस परिवार के बारे में वाकई में मैम ने जैसे पहले कहा ना कि मेरे पास लफ्ज़ नहीं है, तो इस बारे में कहने के लिए मेरे पास लफ्ज़ नहीं है कि मैम के परिवार ने क्या क्या नहीं दिया है। कहने को तो एक बात ही है कि हाँ जी न्यूज़पेपर है, लेकिन न्यूज़पेपर नहीं है, वो बहुत बड़ा परिवार है। ये बरसों से न्यूज़पेपर नहीं, एक मिशन है जो हमेशा देशभक्ति से भरा है। देश के लिए लिखता है, देश के लिए जीता है, बिल्कुल। देश के लिए कलम चलती है। और अश्विनी जी, लाला जगत नारायण जी, रमेश चंद्र जी एक ऐसे पत्रकार थे, निडर, निर्भीक, निष्पक्ष, बिल्कुल, और डरते नहीं थे, झुकते भी नहीं। बिल्कुल। जो थी बात, जो होती है वो लिखते थे। और अगर आपको याद हो तो इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। लाला जी 16 साल जेल रहे। बिल्कुल। और जो मेरे ससुर आदरणीय रमेश चंद्र जी थे, वो उस समय आज़ादी के जो परवाने थे उनको एक एक स्लिप, एक एक पेज पे लिख के मैसेज पहुंचाते थे। अच्छा जी। और एक पेज से 2 पेज बने, 2 से 3, 3 से 4, 4 से फिर अखबार बनी। वाह, तो ये हमारी फैमिली की हिस्ट्री है। तो पहले तो आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी, उसके बाद देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए दोनों ने प्राण न्यौछावर के, शहीद हुए दोनों। बिल्कुल। और ऐसे ही अश्विनी जी की कलम हमेशा चली, कभी झुकी नहीं। बिल्कुल। अश्विनी जी की कलम के बारे में तो क्या कहने, मतलब उनको तो मतलब अभी भी लगता नहीं है ना, कई बार ऐसा लग रहा है कि उन्हीं की कलम तो लिख रही है वो सारी चीज़ें। हाँ जी, हाँ। अच्छा, जब जाने की बात करते थे तो स्पेशली कोई चीज़ कहते थे माता पिता जी की वो चीज़ देखने जाना है, या वो चीज़ उत्थे सी, या वो जब माता पिता जी कंपैरिजन करते थे? पाकपट्टन यस, बहुत बार कहते थे, बस यही कहते थे कि उनको अपना घर बड़ा याद आता था। अच्छा, घर और बाजार भी याद आता था। अच्छा। और फिर मेरी सासू माँ को भी वही था, लाहौर अपना कॉलेज याद आना सी। ये देखो मैं अपनी कॉलेज की बीए मेरी मदर इन लॉ पढ़ी हुई थी। तो वो कह रही थी मैं लाहौर से बीए की हुई है मैंने। तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी। 10वीं भी बहुत बड़ी बात थी। फिर उन्होंने तो बीए की हुई थी, बहुत बड़ी बात थी। और मेरे बच्चों को वो कहते थे आई एम योर इंग्लिश स्पीकिंग दादी। तो वो लाहौर की बातें कुछ और थी, वो उनके रिश्तेदारियों को याद करते थे, सब कुछ मतलब उनके टिप्स पे रहती थी हमेशा चीज़ें। बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन अंत में बस इतना कि आज जब हम 2024 में जी रहे हैं, तकरीबन 80 साल होने को आ रहे हैं देश के विभाजन को, और हर साल अब कुछ वर्षों से हम लोग विभाजन विभीषिका भी मना रहे हैं। आई एम थैंकफुल टू मोदी जी, यस, जिन्होंने ये उठाया कि अब करना चाहिए। और पर हमारे जो लोग बुजुर्ग आते हैं वो कहते हैं हम तो बड़े सालों से मना रहे हैं, पर मोदी जी ने इसको एक्नॉलेज किया, इट्स गुड कि उनके ना दिल का दर्द बाहर आ रहा है। पहले वो शायद अपने घरों में मनाते थे, अब हर घर में मनाया जाता है, और उस तरह से दिखा के कि हाँ जी हम ये हैं, हम वो थे। तो ये चीज़ की जाती है। और मेरे हिसाब से ज़रूरी भी है कि आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं, यूथ है, उनको मालूम होना चाहिए कि ये जो आज़ादी है ये इजी नहीं थी और कैसे मिली, और हिंदुस्तान पाकिस्तान क्यों बना, ये सब मालूम होना चाहिए।
और होना चाहिए था स्थान का बंटवारा, हो गया हिंदू मुस्लिम लोगों का बंटवारा और लोगों मजहबों का बंटवारा। मजहबों का, वो अच्छा नहीं था। अच्छा नहीं। अभी भी जो हमारे देश में मुस्लिम है बड़े रिस्पेक्टफुली जीते हैं, बहुत हाँ अच्छा है उनका, हमारे लिए कोई फ़र्क नहीं है उनके बिल्कुल। लिए। उधर पाकिस्तान में है। तो वहाँ के हिंदू, आपने देखा है मजनू का टीले पे शिवर लगे हुए, उनकी मैं मदद करने भी जाती हूँ। जी। और ये फ़र्क है, वो दिल को चुभता है कि हर इंसान को ये सोचना चाहिए कि हम इंसान हैं, ये मज़हब तो कुछ भी नहीं है इनके सामने, ह्यूमैनिटी इज़ फर्स्ट। बिल्कुल। और आने वाली पीढ़ियाँ, मेरे को लगता है आज जो यूथ आ रहा है वो भी फ़र्क नहीं करेगा, नहीं करेगा। है ना। वो एजुकेशन मैटर्स अ लॉट, एजुकेशन से सबको लग रहा है कि हमें इन चीज़ों से ऊपर उठना चाहिए। मैं बल्कि आपसे अंत में यही पूछने वाला था कि आप इस बंटवारे को कैसे देखते हैं, लेकिन आपने वो पहले ही बता दिया तो मेरा वो सवाल चला जाता है। लेकिन एक सवाल जो कि मेरी लिस्ट में नहीं है, अभी बात करते हुए लग रहा है कि व्यूवर्स भी ये बात कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। हम और यहाँ पे हमारे साथ जो हमारा ये नौजवान तबका बैठा है, जो ये पीढ़ी बैठी है, ये अपनी ज़बान से उतने मिलनसार नहीं हैं, उससे दूर होते जा रहे हैं। और उस तरह क्या आप उसे देखती हैं कि हाँ ये ठीक है, ज़बान को बचाना भी बड़ा लाजमी है, क्योंकि अगर ज़बान नहीं है तो फिर पहचान नहीं है ना, वाली बात आ जाती है। बिल्कुल। कहते हैं ना, जो हमारी भारतीय संस्कृति, संस्कार है, सभ्यता है, वो तभी जीवित रहेगी जब हम अपनी ज़बान को, अपने जो रूट्स है रूट्स को कभी ना भूलें। और आई थिंक ये जो आपने ये शुरू किया है, ये आने वाली पीढ़ी को इससे कनेक्ट करेंगे कि हमारे माता पिता कहाँ से आए, क्या था, और जो जिन्होंने एक शरणार्थी वर्ड का दंड झेला है, उनके लिए एक मरहम पट्टी भी होगी। वो शरणार्थी नहीं थे, वो तो बहुत बड़ा बलिदान करके आए, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों का, अपने स्थान का, अपना बहुत बड़ा बलिदान था वो जो करके आए। आपको मालूम होगा कि अश्विनी जी ने एक मूवमेंट चलाई थी जी, हरियाणा से शुरू की थी, तो पंजाबियों के लिए सबकी इकट्ठे हो, क्योंकि मोस्टली वहाँ पे पंजाबियों का हुआ था। तो उन लोगों को वो करना चाहते थे कि उनको किसी ने वहाँ उनका अच्छी तरह से दाह संस्कार नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उनके लिए उन्होंने एक मूवमेंट जी मुहिम चलाई थी। और मैं ही नहीं जानता, हमारे सारे दर्शक भी जानते हैं। इस मुहिम को बड़े अच्छे स्थान पर वो लेके गए थे। बस ये है कि वो जो चाहते थे, जो उनका सपना था, वो नहीं हो पाया पूरा। हाँ, वो नहीं हो पाया। वो चाहते थे कि एक तो विभाजन में जो लोग मारे गए, उनको हर तरह से उनका जो एक रीति रिवाज, हमारी जो धार्मिक आस्थाएं हैं, उसके हिसाब से उनका सब कुछ किया जाए। उन्होंने करने का प्रयास भी किया, बहुत से लोगों को जोड़ा। शब्दों में कहा जाए तो पिंडदान ही नहीं हुआ, मोक्ष ही नहीं मिला। मोक्ष ही नहीं हुआ। और कुरुक्षेत्र तो आपको मालूम है कि इसलिए मानी हुई चीज़ है। तो ही डिड हिज लेवल बेस्ट। उन्होंने पंजाबियों को जोड़ा, आज पौधा लगाया था पंजाबियों का उन्होंने हरियाणा में, जो आज वट वृक्ष बना हुआ है। सब धर्मों के लोगों को जोड़ा, क्योंकि बलिदान सब धर्मों के लोगों का हुआ। और हुआ क्या, देश के लिए। तो वो शहीद थे, एक किस्म के बलिदान तो दिया, शहीद थे। उनका पिंडदान भी होना चाहिए था, उनका सब जो हमारे उनकी पहचान भी होनी चाहिए। तो अश्विनी जी ने बहुत प्रयास किया, हरियाणा से शुरू हुए थे, और वो चाहते थे सारे देश में, सारी दुनिया में जो पंजाबी हैं, जो कनेक्टेड है इस विभाजन से, बंटवारे से, उसके दर्द से, उनकी पीढ़ियाँ उनको जानती हैं कि हमारे माता पिता ने ये झेला, हमारे दादा दादी ने ये झेला, हमारे नाना नानी ने झेला। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि वो एक शनील का सूट पहना हुआ था, वो फिर फट गया, फिर उसको उन्होंने गांठ मारी। वो चीज़ें हमारे दिमाग में घूमती हैं बिल्कुल, कि एक महिला के लिए कपड़े की कितनी वैल्यू होती है। उस टाइम वो कैसे चल रही होंगी, बच्चा उनके हाथ में था, फिर 8 महीने का था, फिर उसको मतलब इतने बड़े खर्चे थे, खाना नहीं मिल रहा था, और भूख के कारण वो बच्चा गया। तो ये जो दर्द है, ये मैं सोचती हूँ कि हर एक को महसूस करना चाहिए। देश के किसी भी कोने में, दुनिया के किसी भी कोने में, पंजाबी हो, कोई भी कास्ट से हो, जिन्होंने 47 झेला यस, तो उनको इससे कनेक्ट होना चाहिए, और उनको इस मेमोरीज को याद रखना चाहिए कि कितना मुश्किल है। आगे आने वाली पीढ़ियाँ कभी भी इस दंश को ना झेलें,
कहीं कोई बंटवारा ना हो, परिवार में ना हो, समाज में ना हो, देश में ना हो, एक लाइफ मिली है, सब मिलके जिए, तरक्की करें, सही उन्नति बात है, करें। हाँ। ये एक अश्विनी जी का भी सपना था और मैं उनके सपने को साथ लेके चल रही हूँ। नहीं, आप बहुत अच्छा, और आपने वो सपना जो याद दिला दिया है जी, उस सपने के बारे में मैं इनके साथ एक व्यक्तिगत रूप से, व्यक्तिगत ही नहीं, आप सबके लिए वो एक चीज़ इस वीडियो के बाद आप देख सकते हैं। जो उनका सपना था, बहुत सारे लोग समझ चुके होंगे और बहुत सारे लोग जो नहीं समझे हैं, वो सपने को जानने के लिए वो वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उस सपने को साकार करने के लिए हमारा पंजाबी समाज आज भी इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अश्विनी जी अगर चले गए हैं तो कोई तो उस सपने को साकार करेगा। बिल्कुल। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹੇਗੀ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਸਾਡੀ ਮਦਰ ਟੰਗ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। I can talk in Punjabi, walk in Punjabi, run in Punjabi। ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੋ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਲਿਖ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੀਵੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਰੀਡਰ 'ਚ ਮੈਂ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ, I can talk ਪੰਜਾਬੀ, I can talk Punjabi, I can talk in Punjabi, walk in Punjabi, write in Punjabi and run in Punjabi and run for Punjabis। ਵਾਹ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੀ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਦੂਜਾ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆਈ ਰਾਤ ਏ ਮੇਂਡਾ ਜੀ ਦਲੀਲਾ ਦੇ ਬਾਤ ਵੇ ਉਹ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੀ